अच्छा जी, अब हमने डी रजिस्ट्रेशन का पढ़ना है। जिस तरह रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बाय लॉ बाजुकात कंपलसरी हो जाती है, बाजुकात जो है ये ऑप्शनल होती है। इसी तरह जो डी रजिस्ट्रेशन है उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक तो ये है कि अगर लगातार 6 माह तक कोई भी कंपनी जो है वो अपनी रिटर्न फाइल ना करे, और ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है वो साल में एक दफा जमा करवाई जाती है, फाइल की जाती है। जबकि जो सेल्स टैक्स है इसके लिए जरूरी है कि ये हर माह जो है वो रिटर्न फाइल की जाए। तो अब अगर कोई 6 माह तक कंजेक्टिव अगर कोई बिजनेस जो है वो इसको फाइल अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो रिटर्न जो है आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो फाइल नहीं करता, तो उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे जो डी रजिस्ट्रेशन है उसको अप्लाई भी किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले जो बिजनेस है अगर उसको वाइंड अप कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो वो इसके अंदर जो है वो उसके लिए भी फिर वो मैंडेटरी है, वो फिर उसके लिए डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। सेकंड, जिसकी सप्लाईज जो है, सप्लाई से यहाँ से मुराद जो उसकी परचेज है, अगर उसकी परचेज जो है वो सेल्स टैक्स उस पर खत्म हो जाए, वो एग्जेम्प्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं रहता। या फिर जो बिजनेस है जो ऑप्शनल था, अब उसके लिए जो है वो बिजनेस अपना रजिस्ट्रेशन में कोई ट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा, तो अपना खुद भी वॉलंटरी जो है वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए जो फैसला होता है वो चीफ अपना कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है वो डिसाइड करता है कि हमने जो अपना फर्म है उसको डी रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना है, यानी वो अथॉरिटी है। इसके लिए अब जो फॉर्म होता है उसको STR 3 कहते हैं। जब अप्लाई करना था तो उसके लिए STR 1 था, अब इसके लिए जो है वो STR 3 का जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। और फिर जब उसने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि जब वो डी रजिस्ट्रेशन हो रहा हो तो फाइनल एक कंक्लूडिंग फाइनल रिटर्न जो है वो खुद जो है वो उसको फिर फाइल करता है। फिर जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है वो एक ऑर्डर पास करता है, उसको नोटिफाई करता है, और वो जो फर्म है वो डी रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन वेबसाइट है या ऑनलाइन डेटाबेस है वहां से भी उस बिजनेस को जो है वो निकाल दिया जाता है। अब इसका जो टाइम लिमिट है उसका मिनी जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम वो 90 डेज है। जब वो अप्लाई करता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी तरफ कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है टैक्स की मद में वो तो पेएबल नहीं है। अगर वो ड्यूज पेएबल हैं तो सबसे पहले वो ड्यूज जमा करवाएगा, और फिर 90 दिन के अंदर अंदर जो है उसको डी रजिस्ट्रेशन का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर वो नॉन फाइलिंग की वजह से डी रजिस्टर्ड हुआ है फिर उसके लिए जो है वो उसको दोबारा से जब वो डी रजिस्टर्ड हो जाता है तो दोबारा से उसको फिर एक मौका दिया जाता है हेयरिंग का, फिर उसके बाद एक फाइनल डिसीजन जो है वो ली जाती है। अगर वो फिर भी पेश नहीं होता तो फाइनल फिर उसको जो है जिस तरह रजिस्ट्रेशन कंपलसरी में था उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, इसी तरह फिर उस बिजनेस को डी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। तो ये अब जो डी अपना रजिस्ट्रेशन का था इसको हम बोलते हैं कि जो वॉलंटरी जो है वो खुद से या बाय लॉ कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं कर सके, दोनों की बेस पे उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। इसको हम रजिस्ट्रेशन मनसूख कहना भी कह सकते हैं कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब इसके बाद ये तो था कैंसिल डी रजिस्ट्रेशन का। फिर इसी तरह सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन सस्पेंड कर देना, रजिस्ट्रेशन फर्म जो है उसको सस्पेंड कर देना। उसकी अब बहुत सारी रीजन, ये मैंने अभी भी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो फेक फर्म्स होती हैं, वो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए रिफंड का वो अपना ये सारा जो बिजनेस जो है उसको वो रजिस्टर्ड करवाती हैं। तो अब इस केस में फिर उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए सस्पेंशन होती है। अब वो सस्पेंशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है,
उसमें सबसे पहले, ये अब अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो है फेक इनवाइसेस। अब वही बात मैंने की है कि फेक इनवाइसेस से मुराद ये होती है कि जहां से उन्होंने इनवाइसेस ली हैं सप्लाईज की, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, या जो है उस कंपनी का कोई वो डिफॉल्टर है, उसने वो डी रजिस्टर्ड हो चुकी है किसी भी सूरत में, फिर जो एफबीआर है वो उन सप्लाईज को जो है वो रिजेक्ट कर देता है, और वो जो फर्म है उसका सस्पेंड कर देता है उसको। अगर खुद भी फर्म जो है अगर वो इन्वॉल्व हो फेक इनवाइसिंग में, तो उसको भी फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। अविजन ऑफ टैक्स, अविजन ऑफ टैक्स से मुराद के अगर उन्होंने टैक्स जो है उसमें बनता ज्यादा था, खुर्द बुर्द की है, कम दिया है, तो टैक्स अविजन की शक्ल में भी उसको जो है वो सस्पेंशन जो है वो ऑर्डर दे दिए जाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी जाती है। टैक्स फ्रॉड, वही बात हमने की है, या फिर उसने कोई अथॉरिटीज के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, या बाकी जो सप्लायर्स हैं या बायर्स हैं उनके साथ अगर कोई टैक्स का फ्रॉड किया है, उनसे टैक्स ले लिया है लेकिन आगे महकमे में जमा नहीं करवाया, तो उस सूरत में भी जो है वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सस्पेंड हो जाती है। अब किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी फर्म की जो है वो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सके? तो अगेन चीफ कमिश्नर जो है, सॉरी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है उसके पास जो है वो ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी फर्म को जो है वो सस्पेंड कर सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। अब उसके लिए जो ऑर्डर उसने सस्पेंशन के लिए पास करना है, तो कुछ उसके लिए क्राइटेरिया हैं, जिनमें से अगर कोई भी कोई चीज वो देखता है कि ये हो रही है, अब नॉर्मल है, तो वो फॉरेन सस्पेंशन जो है उसके ऑर्डर जो है वो जारी कर देता है। उसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि अगर पर्सन जो है, हमने पहले भी बात की थी रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसके लिए जरूरी है कि उसने अपने ऑफिस के बारे में, उसके अपने प्रिंसेस के बारे में जो है वो बताना होता है। जब थ्रू इन्वेस्टिगेशन इस चीज को स्टेब्लिश किया जाए कि जो बिजनेस है वो अपने रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मौजूद नहीं है, तो फौरन जो है वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है वो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देता है। उसके बाद रिफ्यूजल टू एक्सेस, अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, महकमा जो है, एफबीआर जो है, अगर वो किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से, रजिस्टर्ड पर्सन से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड करता है, और वो जो कंपनी है वो उनको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस नहीं देती, तो इस शक्ल में भी जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है वो सस्पेंशन के ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद है एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, और अगर उसका अगेन मैंने कहा कि उसकी जो इनवाइस है जहां से वो क्लेम कर रहा है सप्लाईज की, अगर वो फेक है या वो डाउटफुल है, तो इस शक्ल में भी जो है वो कंपनी जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद सब्सटेंशियल परचेज, अब सब्सटेंशियल परचेज से ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज पहले ये क्या करती थी, वो बहुत ज्यादा परचेज करती थी, आगे उतनी सेल करती नहीं थी, या उनके पास उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं होती जितनी वो चीजें परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ये टैक्स जो है, ये इनपुट पे जो टैक्स होता है वो बाद में रिफंड क्लेम में इस्तेमाल होता है। तो अगर इस तरह की भी चीजें जो है वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है वो अगर डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जर्व करेगा, तो वो फौरन जो है वो उसको, उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। फिर नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स, हमने अभी बात भी की थी कि जो डी रजिस्ट्रेशन की है, कि अगर 6 माह तक कोई भी कंपनी अपनी जो है वो रिटर्न्स को अगर फाइल नहीं करती, तो फिर अगेन उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ चीफ कमिश्नर, अपना कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, कोई भी ऐसी कानून शिकनी जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अगर ऑब्जर्व करे कि वो बिजनेस जो है वो कर रहा है, तो वो उसकी शक्ल में जो है वो उसको सस्पेंड कर सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। तो रिटर्न सस्पेंशन ऑर्डर, तो ये जो ऑर्डर होते हैं ये रिटर्न जो है वर्बल नहीं बल्कि रिटर्न सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी किए जाते हैं।
फिर उसके बाद सस्पेंशन थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, तो वो जो ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम है उस पर भी लॉक लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कोई भी मिसबिहेव करता है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी से मनसूख हो जाती है, जिससे उसका जो पोर्टल वगैरह है हर चीज़ जो है वो बंद हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी जब उसकी सस्पेंशन के ऑर्डर होते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सारे का सारा उसकी एक्सेस और हर चीज़ जो है वो उसकी सीज कर दी जाती है। और जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो रजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है, वो बाकी तमाम जो आरटीओ ऑफिसेज हैं उनको की जाती है, एफबीआर ऑफिसेज को की जाती है। और फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका सेल्स टैक्स का स्टार कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पे ये बाकायदा से ये कम्युनिकेट कर दी जाती है और उसका जो है वो पोर्टल के ऊपर नाम आ जाता है जिस कंपनी को अपना जिसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाता है। और जो कस्टम विंग्स है कंप्यूटर, यानी इसको अब क्या होता है जो एफबीआर है उसके तमाम चैनल्स में इस चीज़ को पब्लिश कर दिया जाता है ताकि वो जो बिजनेस है वो किसी और जगह से कोई और बेनिफिट ना ले सके। फिर उसके बाद इश्योरेंस ऑफ शो काज, जब सस्पेंड हो जाती है रजिस्ट्रेशन तो फिर बिजनेस जो है उसको एक शो काज दिया जाता है कि वो अपनी सफाई के लिए जो उनके पास कोई मटेरियल है, कोई एविडेंस है, कोई आर्गूमेंट्स है, तो वो उनको टाइम दिया जाता है हेयरिंग के लिए। फिर ये जो टाइम पीरियड होता है यूजुअली ये तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया जाता है। और ये जो शो काज होता है ज्यादातर ये थ्रू कोरियर जो है वो होम एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है। और जो इसका पर्पज होता है नोटिस का वो ये होता है कि जो पार्टी है या बिजनेस है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो सुना जाए ताकि वो कल को ये ना कहे कि उसके जो है वो बेसिक राइट्स जो है उसकी हक तलफी करके जो बिजनेस है उसने वन साइड पे एफबीआर ने जो है उसको डी रजिस्टर्ड किया या सस्पेंड किया। कंटेंट्स ऑफ नोटिस जो होता है उसमें जो नोटिस होता है उसके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो राब्ता नहीं करते तो फिर उसकी जो फर्म होती है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट वो फर्म होती है जो ना तो दोबारा से रजिस्टर्ड हो सकती है और ना ही फिर उसकी जो सप्लाईज वगैरह है या कोई भी इनपुट जो है उसको कल को किसी और कंपनी के लिए एविडेंस के अपना रिफंड के लिए जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये चीज जो है इसके अंदर है। फिर उसके अंदर कोई भी रीजन जो हमने पहले पढ़ी है उसकी बेस पे किसी भी रीजन की बेस पे वो ये जो सस्पेंड करके उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि वो रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो गलत है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनमें एक्सेस नहीं दी जा रही, जो प्रोफाइल है उनका टैक्स का वो अब नॉर्मल है, उसमें बहुत ज्यादा सप्लाईज खरीदी जा रही हैं, यानी किसी भी रीजन से फिर वो इस नोटिस के अंदर जो है वो रीजन दर्ज कर दी जाती है और सस्पेंशन जो है उसके जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाते हैं। अच्छा, अगर वो सस्पेंशन जो है करने के बाद 7 दिन के अंदर अगर कोई नोटिस इशू ना किया जाए तो वो जो सस्पेंशन है वो खुद ही खत्म हो जाती है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, कि अगर रिवोक कर दिया जाता है उसको दोबारा से वापस कर दिया जाता है, उसमें ये होता है कि हेयरिंग होती है, अगर कंपनी जो है वो अपना मौकफ जो है वो अच्छे तरीके से और एज पर लॉ जो है वो स्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है तो उसकी फिर सस्पेंशन जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। जो सस्पेंशन है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्ट होने की वजह से ना सिर्फ खुद रिफंड से महरूम हो जाती है बल्कि हर वो कंपनी जो उसके साथ एसोसिएटेड होती है, उसके बिजनेस के साथ अलाइन होती है, उसको भी फिर जो है वो कोई बेनिफिट या कोई आप कह लें कि रिफंड वगैरह में उनकी सप्लाईज को नहीं माना जाता और उसको फिर
रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब इसलिए फिर क्या होता है, कंपनीज को अपनी साख बचाने के लिए, अपनी गुडविल बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो बड़ी कीन होती हैं कि उनको किसी तरह से कोई सस्पेंशन का ऑर्डर ना मिल जाए, उससे उनका बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो यही वजह है कि ये जो सस्पेंशन है ये रखी गई है। और इसका मेन क्या था, हमने बताया है कि फ्रॉड को रोकना, टैक्स फ्रॉड्स को, टैक्स अवर्जन को रोकना, और तीसरा हमने ये देखा था कि इसके अंदर फेक इनवॉइसेस जो है उसको जो है वो डिस्करेज करना। तो ये सारे का सारा जो है ये अपना हमने सेल्स टैक्स का जो है ये जितना पोर्शन हमने करना था वो हमने कर लिया है। अब कुछ ये होगा कि वो न्यूमेरिकल सेक्शन है, वो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या न्यूमेरिकल सेक्शन जो है वो आप लोगों को इसी तरह ऑनलाइन करवा दिया जाए, वो फिजिबल है, या आपको जो है वो ऑनलाइन पोर्टल से कुछ चीजें जो है वो बता दी जाए कि आपने अपना कैसे एनटीएन अप्लाई करना है, कैसे बाकी चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम, मेरा ख्याल है पहले ऑनलाइन का कर लेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा फिर हम ये जो न्यूमेरिकल वर्क है यहाँ पे बुक के अंदर ही सारे जो है वो सॉल्व हैं, तो वो आपको मैं फिर समझा दूंगा, वो आपको समझ आ जाएंगे कि हमने अपनी टैक्सेबल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है और टैक्स लायबिलिटी को कैसे निकालना है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना पूछ ले जी मेरे से। सर अगर आप वीडियो बना के व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर दें तो वो ठीक रहेगा। वीडियो का यार मसला ये होता है कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मेरा जो नेट है वो इतना स्लो है कि उस पर अपलोड ही नहीं हो रहा कुछ। ये जो लेक्चर्स हैं आपके वो वैसे के वैसे पड़े, वो नहीं अपलोड हो रहे, वो होते हैं उसमें फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा से होता है। हमारे यहाँ पे जो है ना ये जो टेलीफोन लाइंस हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। एनी क्वेश्चन जी? नो सर, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, ओके जी।